नमस्कार। चलिए आज उस दौर की बात करते हैं जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी, गांधी युग। तो सवाल ये उठता है कि एक वकील मोहनदास गांधी आखिर महात्मा कैसे बन गए? शांति का वो प्रतीक जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, ये बदलाव कैसे आया? आइए इसी सफर को समझते हैं। अच्छा, तो इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका में, एक ट्रेन के सफर से। प्रिटोरिया जाने वाली उस ट्रेन में उन्हें जबरदस्त नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। ट्रेन की वो घटना, वो अपमान एक चिंगारी की तरह थी और उसी चिंगारी से जन्म हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार का, अहिंसक प्रतिरोध का हथियार। नाम था सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति या ट्रुथ फोर्स। तो 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने इसी सिद्धांत को यहाँ की जमीन पर आजमाना शुरू किया। ये सत्याग्रह के लिए कह सकते हैं पहले बड़े इम्तिहान थे और उन्होंने साबित भी कर दिया कि उनका ये तरीका कितना कारगर है। एक तरफ चंपारण में वो नील किसानों के हक के लिए लड़े तो दूसरी तरफ अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए। मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि सत्याग्रह हर मोर्चे पर कामयाब हो सकता है। खासतौर पर चंपारण में मिली कामयाबी वो इतनी जबरदस्त थी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी, यानी महान आत्मा। अब इन शुरुआती जीतों के बाद गांधी जी का विजन और भी बड़ा हो गया। अब वो स्थानीय मुद्दों से आगे बढ़कर पूरे देश के स्तर पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए तैयार थे। और यहीं से शुरुआत हुई बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, फिर 1920 में विशाल असहयोग आंदोलन। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा में हिंसा हुई तो उन्होंने आंदोलन फौरन वापस ले लिया। इसे उन्होंने खुद एक हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जितनी बड़ी भूल कहा था। तो अब सवाल यह है कि उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक ब्रिटिश साम्राज्य को एक बहुत ही सरल, एक सांकेतिक काम से कैसे चुनौती दी जा सकती थी? बात है साल 1930 की। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, पूरे 388 किलोमीटर की पैदल यात्रा और मंजिल थी अरब सागर का तट। और यहीं पर उनकी रणनीति की खूबसूरती दिखती है। देखिए, दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाना कितना साधारण सा काम लगता है ना? पर यह ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ने का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। और बस यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक नई शक्तिशाली लहर पूरे देश में फैल गई। अब हम आ जाते हैं दूसरे विश्व युद्ध के समय तक। तब तक हालात बदल चुके थे, लोगों के सब्र का बांध कह सकते हैं टूट चुका था और अब वक्त आ गया था आजादी के लिए एक आखिरी और निर्णायक लड़ाई का। और वो दिन था 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार उनका संदेश पूरे देश के लिए बिल्कुल साफ था, सीधा और दो टूक। वो नारा था, करो या मरो। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी। अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में कैद रखा गया। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। ये आंदोलन अब बिना किसी बड़े नेता के एक जन क्रांति बन गया और पूरे देश में फैल गया। तो अब दशकों के इस लंबे संघर्ष के बाद इस असाधारण सफर की आखिर विरासत क्या रही? गांधी जी को राष्ट्र ने क्या माना? ये बात बहुत दिलचस्प है कि समय के साथ उनकी भूमिका कैसे बदली और ये उन उपाधियों में झलकता है जो उन्हें दूसरे महान नेताओं ने दी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहकर संबोधित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उन्होंने आजाद भारत का सूरज तो देखा, लेकिन अफसोस कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। वो अपने पीछे अहिंसा की एक ऐसी विरासत छोड़ गए कि आज भी उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सत्य की शक्ति का वो दर्शन जो एक सदी पहले बना था, क्या वो आज की दुनिया के, आज के हमारे जटिल संघर्षों को सुलझाने में भी उतना ही कारगर साबित हो सकता है? सोचने वाली बात है।